छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अपने टॉपिक लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर लोधी वंश के शासकों का परिचय लिया था। आज हम बात करेंगे लोधी वंश के इन शासकों की समस्याओं और इनकी उपलब्धियों के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं बहलोल लोधी की। तो बहलोल लोधी जब सुल्तान बना, वजीर अहमद हमीद खां के द्वारा जब उसे सुल्तान बनाया गया तो उसके सामने समस्याओं का पहाड़ था। सबसे पहली समस्या थी उसके सामने कि वो सुल्तान तो बन गया और उसके अंतर्गत सरहिंद और पंजाब का जो प्रदेश है वो सल्तनत के अंतर्गत आ गया, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वह कोई बहुत अधिक मजबूत भी नहीं थी और ना ही उसकी सत्ता भी सुरक्षित थी, क्योंकि उसके सामने बड़ा संकट था जौनपुर, मालवा और गुजरात के महत्वाकांक्षी सुल्तानों की महत्वाकांक्षा, क्योंकि वे सभी दिल्ली के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। और विशेषतः जौनपुर का जो सुल्तान था वह अंतिम सैयद सुल्तान आलम शाह का दामाद था, इसलिए वो ये मानता था कि दिल्ली की गद्दी पर उसका वैधानिक अधिकार है। तो इस तरीके से जौनपुर, मालवा और गुजरात उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या उसके सामने थी मुस्लिम अक्तादार और हिंदू राजाओं की, क्योंकि ये जो मुस्लिम अक्तादार और हिंदू राजा थे ये अर्ध स्वतंत्र शासक थे और केवल सैनिक शक्ति के बल पर ही इनसे राजस्व प्राप्त किया जा सकता था। यानी यदि राजा मजबूत नहीं है तो ये एक तरीके से स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार किया करते थे। तो इसलिए उसके सामने ये समस्या थी कि वो किस प्रकार से अपनी सैनिक शक्ति के माध्यम से इन मुस्लिम अक्तादारों पर और हिंदू शासकों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करे। तीसरी समस्या उसकी स्वयं की दुर्बल स्थिति थी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वजीर हामिद खां के द्वारा बहलोल को शासक बनाया गया और वो ये मानता था कि यह सिर्फ नाम मात्र का शासक है और राज्य की समस्त शक्ति उसके हाथ में है। तो इसलिए दिल्ली का सुल्तान तो वो बन गया, लेकिन उसकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब इन समस्याओं का सामना करने के लिए बहलोल के लिए आवश्यक था कि वह दिल्ली पर अपनी सत्ता को संगठित करे, उसे शक्तिशाली बनाए। इसके लिए उसने सबसे पहले रोह में निवास करने वाले अफगान कबीलों को अपील भेजी कि वे अफगान सम्मान की रक्षा करने और दिल्ली में नवस्थापित अफगान राज्य का लाभ उठाने के लिए दिल्ली आए। यानी अफगानों को उसने आमंत्रित किया ताकि वे एक अफगान शासक की सहायता करें, और जिसके कारण खूब सारे अफगानी भारत आए और उसने उन्हें यहाँ पर बसाया और जागीरें प्रदान की ताकि तुर्कों के प्रति वह एक नियंत्रण की नीति या शक्ति संतुलन की नीति को स्थापित कर सके। उसने ये जो अफगान के कबीले आए थे जो कि स्वतंत्रता प्रिय थे और समानता के आधार पर शासन किया करते थे, उनको ये इसने इस तरीके से प्रदर्शित किया कि ये सभी कबीलाई जो सरदार हैं वो उसके समान ही हैं, वो तो सिर्फ उनका मुखिया है और सारे सरदार संयुक्त रूप से सल्तनत के मालिक हैं। उसने वो इन सभी सरदारों को मनसदे आला के नाम से पुकारता था। तो इस तरीके से उसने अफगान अमीरों का सहयोग प्राप्त किया और अफगान अमीरों का सहयोग प्राप्त कर तुर्कों के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। इसके पश्चात उसने दिल्ली सल्तनत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार के लिए विद्रोही अमीरों के विरुद्ध कठोर सैनिकवाद की नीति का अनुसरण किया, क्योंकि राजस्व की वृद्धि के लिए भी विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करना अति आवश्यकता था। मुल्तान के विरुद्ध उसने सबसे पहले अभियान किया और अभी वह दीपालपुर तक ही पहुंचा था कि उसे सूचना मिली कि जौनपुर का शर्की सुल्तान महमूद शाह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो उसने मुल्तान जाने का विचार त्याग किया और दिल्ली की ओर लौट आया और महमूद शाह के साथ हुए इस युद्ध में बहलोल
जीता और महमूद शाह को वापस जौनपुर लौटना पड़ा। इसके बाद बहलोल ने निश्चय किया कि वह दोआबा तथा दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में सल्तनत की सत्ता को पहले मजबूत करे। इसके लिए उसने सबसे पहले मेवात पर आक्रमण किया और मेवात पर हुए इस आक्रमण से भयभीत होकर के अहमद खां ने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली और 7 परगने सुल्तान को दे दिए। मेवात पर अधिकार स्थापित करने के बाद वह यमुना नदी को पार कर दोआब के क्षेत्र की ओर गया। वहाँ पर बरन के जागीरदार दरिया खां ने उसकी अधीनता को स्वीकार करी। उसके बाद कोइल जिसे आज अलीगढ़ कहा जाता है, कोइल के ईसा खां, सकीट के मुबारक खां, मैनपुरी तथा भोगांव के राजा प्रताप सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरीके से जब इन लोगों ने उसके साथ उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तो उसने इनके प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि यदि वह इनके प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार नहीं करता तो वह इन्हें अपना शत्रु बना लेता। और अब इसके उदारवादी व्यवहार के कारण इन सब जागीरदारों ने बहलोल का समर्थन किया। अब दिल्ली की स्थिति मजबूत करने के बाद सुल्तान ने रेवाड़ी पर आक्रमण किया और संघर्ष के बाद रेवाड़ी के अक्तादार कुतुब खां ने भी सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। सुल्तान जब इटावा गया तो जौनपुर के महमूद शाह ने उसका विरोध किया, क्योंकि इटावा पर महमूद शाह अपना अधिकार मानता था। और इस समय दोनों ही शासक युद्ध के लिए तत्पर नहीं थे, इसलिए दोनों में अस्थायी समझौता हुआ। लेकिन इसके बाद शमशाबाद के प्रश्न पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ 1457 में। महमूद शाह की मृत्यु होने के कारण ये युद्ध बंद हो गया और उसके बाद महमूद शाह का पुत्र मोहम्मद शाह सुल्तान बना। अब युद्ध अनिर्णय की स्थिति में रहा और बहलोल को ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उसे जौनपुर के साथ में निर्णायक युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जौनपुर का शर्की राज्य समाप्त नहीं होता तब तक बहलोल का राज्य सुरक्षित नहीं हो सकता। और उसे यह भी पता था कि इसके लिए उसे एक दीर्घकालीन संघर्ष करना पड़ेगा। बहलोल ने जो तुगलक काल में प्रांत अलग हो गए थे दिल्ली से, उन्हें जीतने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो यह जानता था कि यह करने का मतलब है कि वह अपनी शक्ति को कमज़ोर करे, क्योंकि मालवा और गुजरात जीतने के लिए उसके पास में पर्याप्त शक्ति नहीं थी। लेकिन जौनपुर के शासन के साथ संघर्ष करना उसके लिए आवश्यक था, क्योंकि जौनपुर, पहली बात तो जौनपुर का सुल्तान अपने आप को दिल्ली का वैधानिक उत्तराधिकारी मानता था। दूसरा, दिल्ली और दोआबा के जो अमीर थे वो गुप्त रूप से जौनपुर का समर्थन कर रहे थे। तीसरी बात ये थी कि बहलोल की खुद की शक्ति भी अब बढ़ चुकी थी। चौथी बात यह थी कि हुसैन शाह तुर्की एक महत्वाकांक्षी शासक था। सन 1458 में मोहम्मद शाह की हत्या के बाद अमीरों ने उसे जौनपुर की गद्दी पर बिठा दिया था, जिसके कारण दिल्ली और जौनपुर की प्रतिद्वंदिता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। हुसैन शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों के बीच संधि हुई जो कि 4 वर्ष तक चली। लेकिन इसके बाद भी संघर्ष चला जो कि निर्णय नहीं हो पाया। अंत में 1471 में हुसैन शाह एक शक्तिशाली सेना लेकर दोआबा में पुनः आया। बहलोल ने समझौते की नीति को फिर से अपनाया और कहा कि गंगा नदी के समस्त पूर्वी क्षेत्र शर्की सुल्तान के रहेंगे, बाकी उसके रहेंगे। शर्की सेना जब वापस जा रही थी तो बहलोल ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया और शर्की सेना को पराजित कर दिया। और इस विजय से उत्साहित होकर के बहलोल जौनपुर तक बढ़ता चला गया और उसने पूरे शर्की राज्य के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यह बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण
उपलब्धि थी, जिसके कारण बहलोल का राज्य बहुत ही विस्तृत हो गया। उसने मुबारक शाह के बड़े पुत्र उसने अपने बड़े पुत्र मुबारक शाह को जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया और उसके बाद उसने कालपी, धौलपुर, बाड़ी, अलापुर जैसे इलाकों को भी जीतकर अपने राज्य में शामिल किया। बहलोल लोदी ने 1489 में उसने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया, लेकिन ग्वालियर का जो शासक था मान सिंह, वो उसे जीतने में सफल नहीं हो पाया, उसे पराजित नहीं कर पाया। सिर्फ राजा मान सिंह ने उसे खिराज भेंट की। इस अभियान से जब वो वापस लौट रहा था तो वो बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 में ही बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी एक बड़ा ही योग्य सैनिक और प्रशासक था। उसने दिल्ली सल्तनत को पुनर्संगठित किया और पुनर्संगठन के लिए उसने बुद्धिमत्तापूर्ण और यथार्थवादी नीति का अनुसरण किया और लोदी वंश की नींव को मजबूत करने का कार्य बहलोल लोदी के द्वारा किया गया।